यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं बहुत ही धांसू क्लास आपकी इस समय हम लेके आए हैं। आवाज मिल पा रही है सभी को शुद्धता में? चलिए, आवाज मिल पा रही है भाई, सभी को आवाज मिल पा रही है? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई? ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई? यहां पर वन का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए भाई, ऑपरेशन ग्रीन योजना आपकी प्रारंभ की गई थी, आपका ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका बनेगा 1 जुलाई 2001 को। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 1 जुलाई 2001, इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां पर इस पर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने बताया था पीडीएफ में गलतियां होती है ना, तो यहाँ पर डी दिया है जो कि गलत है, 2001 से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? बताइए, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितनी है? इसका ऑप्शन दीजिए 2 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा? जनगणना हमने आपको पढ़ाया है ना, तो देख सकते हैं कि 77.73 ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 77.73% हो जाएगा। हमने बता दिया है कि कोई भी क्लास आपकी बेकार नहीं जाएगी। हम कोई भी क्लास पढ़ाते हैं उससे कम से कम 2-3 नंबर आपके हर एक एग्जाम में मिलेंगे, हर एक मॉडल पेपर में मिलेगा और हर एक क्लास में मिलेगा। तो कोई भी क्लास आपकी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है ना। चलिए, और देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट मिल जाए आपको। कुल ग्रामीण देख सकते हैं 155, 317, 278, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 77.73% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखा जाए घटते क्रम में, सबसे पहले प्रयागराज, फिर आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका जिला है वो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो आपका कौन सा है? 3 नंबर में। तो आपका जवाब क्या बनेगा? गुलाब तो है नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? पलाश का पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। देख सकते हैं इसके कई नाम भी जाने जाते हैं, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। याद रखिए कि आपके पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसी स्थानीय भाषा में छूल भी कहा जाता है। नोट करिएगा कि इसे स्थानीय भाषा मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों यहाँ पर आजमगढ़ से हैं तो इसका दूसरा नाम होता है, इलाहाबाद में दूसरा नाम होगा, कानपुर में दूसरा नाम है, तो स्थानीय मतलब होता है वहां के लोग जो बोलते हैं। तो इसे स्थानीय भाषा में छूल भी कहते हैं, टेसु भी कहते हैं, किंसुक भी कहते हैं और ढाक भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं नए नाम आपको मिल चुके होंगे, छूल, टेसु, किंसुक, ढाक भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर आपको ढाक नहीं मिलेगा, कभी कभी ऑप्शन में टेसु नहीं मिलेगा, हो सकता है पलाश भी ना मिले, हो सकता है टेसु या छूल या आपको किंसुक मिल सकता है, ठीक है ना। और इस पुष्प को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है दूसरे की इसमें आग लगी हुई है, काफी बड़ा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्थित है ये आपकी कहां पर स्थित है? तो भाई आपको पता है कालीन कहां होती है? आपके भदोही में होती है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर डी नंबर है। आपका जवाब जो आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, भदोही हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर एक पॉइंट ये है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपके वाराणसी में है। कहां पर है? आपके वाराणसी। इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर मतलब वाराणसी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ ये कब हुआ था? डेट बताइए और तारीख बताइए। चलिए मतलब आपको समय बताना है। तो 25 को हुआ था, ये तो याद है आप सभी को। यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 अगस्त, कहीं पर है ऑप्शन डी हो जाएगा 9 अगस्त 1925। क्या हो जाएगा? आपके 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब योगी सरकार द्वारा इस घटना का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि इस घटना को इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिए, जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका जवाब। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? 6 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए दशावतार मंदिर है आपके कहां पर? आपके ललितपुर में पड़ता है। कहां पर? आपके ललितपुर में पड़ता है। अब ललितपुर की बात करते हैं तो वहीं पर पड़ता है देवगढ़। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर कि देवगढ़ जो कि आपके ललितपुर है। और याद रखिए यह गुप्तकालीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्रथम मंदिर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ईंटों से निर्मित भारत का प्रथम मंदिर आपका कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे दशावतार मंदिर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? मतलब अगर आपके पंचायत क्षेत्र का गठन करना है तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? कितनी जनसंख्या होनी चाहिए पूछा गया है। तो हमने बताया था 1000 जनसंख्या पर, है ना, यहां पर पंचायत का गठन हो सकता है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर 1000 नहीं है तो 2-3 गांवों को मिला लिया जाता है और कई गांवों को मिलाने से पंचायती क्षेत्र का गठन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? भाई बहुत लोग होते हैं, जब क्लासें स्टार्ट होती है नई क्लासें तो बहुत लोग आते हैं, जब धीरे धीरे क्लासें डेली देते रहो तो भी नहीं आते हैं। और वही लोग जो पहले दिन आते हैं और फिर इसके बाद नहीं आते हैं, वही लोग फेल हो जाते हैं। मतलब आप अपने सफर में वो नहीं पा पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार वही तो सब कुछ है। अरे वही कुछ नहीं है, रिवीजन होता है, बार बार पढ़ने से रिवीजन होता है। और जो लोग रिवीजन होता है और रिवीजन करते हैं वही सक्सेस होते हैं। आज के समय यूट्यूब में पढ़ना है तो रिवीजन जरूर करिए, और रिवीजन नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है? 8 का ऑप्शन देखिए लगभग सभी का आ गया है। ये है आपके उर्वरक उत्पादन से, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से है। अब यहाँ पर पूछा जाता है अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति है आपकी किससे? तो आपके नदी जोड़ो परियोजना से।
लाल क्रांति है आपके मांस उत्पादन से और खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन से। नोट करिए, खाकी क्रांति का संबंध है आपकी चमड़ा से, तो आपके नदी जोड़ो परियोजना, चमड़ा उत्पादन दोनों ही नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए चलिए, हाँ देखिए यहाँ पर आंसर भाई क्या करेंगे? एथिलीन गैस, जब ऑप्शन में है तो एथिलीन लगा दीजिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर एथिलीन होगा। वैसे आपको पता है कि एथिलीन और एसिटिलीन दोनों होता है, देखो दिया भी गया है कि एसिटिलीन का भी प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, परंतु यह बहुत अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, अतः प्रभाव जो तंत्रिका तंत्र होती है इसका प्रभाव सीधे पड़ती है, इस कारण से हम लोग विकल्प को ज्यादा उचित मानते हैं, तो इस कारण से डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? चलिए यहाँ पर बताइए, केसर जो कि हमने बताया था आपके सिक्किम में ही केसर के लिए यहाँ पर खेती करने के लिए प्रस्ताव पारित भी हुआ है। अब यहाँ पर केसर के लिए जो उपयोग लाया जाता है वो कौन सा लाया जाता है? चलिए वर्तिकाग्र बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि केसर के पौधे का वर्तिकाग्र जो भाग है ये उपयोग में लाया जाता है। भारत में केसर का उत्पादन कश्मीर घाटी में किया जाता है। भारत में केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर का स्थान आपका प्रथम है, जबकि विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान का प्रथम स्थान रहता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? चलिए बताइएगा 11 नंबर में उड़ान योजना की जो शुरुआत की गई थी वो आपकी कब की गई थी? 11 नंबर में देखिए भाई, उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके ऑप्शन नंबर 27 अप्रैल 2017 को, 27 अप्रैल 2017 ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और उड़ान का पूरा नाम क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना भी कहा जाता है, अर्थात क्षेत्रीय जैसे कानपुर से लखनऊ है ना, ऐसी क्षेत्रों में, तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? ये बताइएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? आपका जवाब क्या बनेगा? चलिए 12 का ऑप्शन आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, वाह क्या बात है, सभी का जवाब आ गया है। डी नंबर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई? तो डेट भी आपको देखो 25 दिसंबर को मनाते हैं और सन 2000 को ये आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर ये शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है गांवों को शहरों से जोड़ना, ताकि छोटे किसान अपनी फसल को उचित और किफायती दामों पर बेच सके। और इसी दिन सुशासन दिवस भी मनाते हैं, क्या देखिए सुशासन दिवस भी मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो दो डेट आपको याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो भाई आप सिंपल सी बात है कि भाई यूपी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 8 अगस्त 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और देख सकते हैं कि यह योजना 2017-18 2021-22 तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जिले में संचालित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिले में से 18 मंडल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार बंजर और जल भराव वाली जो भूमि है उसका सुधार करके कृषि योग्य बनाई जा सके, ठीक है। तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? 14 का ऑप्शन दीजिए। देखिए भाई 14 का ऑप्शन आपका 2017, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 2017, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा की गई कब? 24 अक्टूबर 2017, 24 अक्टूबर याद रखिएगा। यह नीति संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, मतलब जो खाने वाली जो चीजें होती हैं उनके लिए वातावरण क्या उपलब्ध कराना, रोजगार का सृजन करना, मेगा फूड पार्क की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? यूपी जीके में आपने पढ़ा होगा, है ना। हमने बताया है कि भाई जो भी क्लास दें आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम बहुत उम्मीद के साथ आपको ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिले भी, आपकी एग्जाम में भी मिले। ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि चलो हमारा फर्ज पूरा हो गया। हमारा फर्ज तभी पूरा होगा जब आप लोग कहोगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में फंसा हुआ है, आपने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया है, तब हमें खुशी मिलती है। खुशी अभी नहीं मिलती, हमें खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने मुंह से कहोगे कि नहीं सर आपने पढ़ाया था वो मिला है हमें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो देखिए 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये है आपके कौन? पश्चिमी गंगा क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है पश्चिमी गंगा मैदान, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अभी आपको पता है, ये भी आपको पता है कि जो पश्चिमी गंगा मैदान है वहां पर क्या है? बालुई एरिया है, जहां पर नमी तो आपको
मिलेगी ही और सर्दी भी आपको लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हथनी कुंड बैराज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हथनी कुंड बैराज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 16 का ऑप्शन दीजिए। तो देखो 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपकी पड़ती है आपकी यमुना में, जो कि ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि हथनी कुंड बैराज परियोजना किस नदी पर है, तो आपकी यमुना नदी पर है। अगर पूछे इसका निर्माण कब कराया गया, तो इसका निर्माण आपके सन 1872 ईस्वी में सहारनपुर के समीप यमुना नदी पर किया गया था और इसे नया ताजेवाला बैराज के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि नया ताजेवाला बैराज के नाम से किसे जानते हैं, तो हथनी कुंड बैराज को ही ताजेवाला बैराज के नाम से जानते हैं। नए नए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन पर ही ध्यान मत दीजिए कि क्वेश्चन वाला भी पढ़ लें, और भी क्वेश्चन जो निकलते हैं उनको भी पढ़िए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या फायदा है डिस्क्राइब करने वाला, है ना। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? आईएमपी इसको नोट करिएगा कि वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है। तो देखिए भाई, इसका संबंध है वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। यहां पर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में शुरू की गई थी। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना वृक्षारोपण वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है? यहां पर बताइए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछा गया है, ना कि जनजाति पूछा गया है। यहां पर जाति पूछा गया है, जात पूछा गया है। याद रखिए, जब अनुसूचित जाति पूछा जाए तब आपको सीतापुर बताना है। क्या सीतापुर बताना है? याद रखिएगा, सोनभद्र मत बताइएगा, क्योंकि सोनभद्र होता है जनजाति वाला जिला। याद रखिए, सोनभद्र अगर होता एग्जाम अगर पूछा जाता इसका आंसर तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लगा देता, तब सोनभद्र कहते हैं। यहां पर जाति लगा है तो आपका यहां पर हो जाएगा सीतापुर। मतलब ये हुआ एससी जिसे कहते हैं एससी। तो एससी मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी कहा जाता है, और अनुसूचित जनजाति जो कहा जाता है वो एसटी को कहा जाता है। ठीक है ना, तो एसटी जो आपके सोनभद्र में है और एससी जो अधिकतर मिलते हैं सीतापुर में मिलते हैं। समझ गए होंगे। आगे यहां पर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कुछ पॉइंट और भी आपके हैं कि प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिला सबसे ज्यादा आपके सीतापुर में, फिर इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, फिर आपका लखीमपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? यहां पर बताइए कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला यहां पर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब क्या बनेगा। यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है आपका सोनभद्र है। सोनभद्र है जो कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो देखिए भाई किसको किसको स्पर्श करता है, तो ये 4 जिलों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। और ऐसे याद रखिएगा कि भाई आपको पता है मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो इसको याद रखिएगा। बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो इसको याद रखिएगा। तो 4 स्टेट आपके हो जाएंगे जो कि हमेशा याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2020-21 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था वो कितना था? बताइए, वर्ष 2020-21 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था वो कितना था? 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? 20 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखिए यहां पर हो जाए 308.65 मिलियन टन था उत्पादन। इसका ऑप्शन सी नंबर 308 इसका आंसर नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? भाई बधाई कब होती है? बधाई ये जब होता है, ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है। क्या है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है, इसको नोट करिए, ये लोक संगीत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ख्याल, धुरिया, पायडंडा, राई वहां की प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो कितना है? भारत में कुल सिंचित जो क्षेत्र है वो कितना है? तो सिंचित क्षेत्र जो आपका है वो कितना है? आपका 67% है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, 67% बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? चलिए हंसा मत करिए, क्योंकि भाई पढ़ाते पढ़ाते जबान लपट तो जाती है। अब 1.5 घंटा तक पढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जबान तो चिपके गई ना आपस में। चलिए, तो एक हार्स पावर बराबर होता कितना है? यहाँ पर 23 का ऑप्शन बनेगा क्या? बी नंबर है 746 वाट ऑप्शन बनेगा आपका, बी नंबर राइट बनेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है इसका मात्रा किसका, शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ठीक है ना। और हार्स पावर शक्ति का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? चलिए बताइए, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य यहाँ पर अग्रणी है? यहाँ पर 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर महाराष्ट्र और पंजाब है। याद रखिए, महाराष्ट्र और पंजाब इसका ऑप्शन बनेगा आपका, बी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की भी गिनती होती है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण करने में, मतलब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर कितनी होनी चाहिए? अगर आपको चावल बोना है और वो जो चावल है उन्नत किस्म का है अर्थात हाइब्रिड जैसा है, तो आपको बताइए कितने किलोग्राम यहाँ पर यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे 15 किलोग्राम, 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब यहाँ से संबंधित प्रजातियां पूछ लेता है कि चावल की उन्नत किस्म की जो आपकी किस्म है वो आपकी कौन सी है? तो आपका पूसा बासमती, है ना, 1131, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1637। तो ये इसकी प्रजातियां हैं। ठीक है ना। और अगला दिया गया है, यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी पढ़ना है, 1 मिनट का और भी क्लास है। पश्चिम बिहार दिया है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार और जिला दिया गया है नवाबगंज पश्चिम बिहार जो दिया गया है, इसे चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहते हैं। और ये है आपके कहां पर? उन्नाव में है, जो कि सबसे पुराना पश्चिम बिहार अगर पूछे तो आपको बताना है सबसे पुराना पश्चिम बिहार कौन सा है? नवाबगंज पश्चिम बिहार है। याद रखिएगा, वन्यजीव विहार नहीं पूछा है। अगर वन्यजीव विहार पूछता तो आप बताते चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि 1957 में बना था। लेकिन यह है आपका पश्चिम बिहार, जो कि इसका नया नाम है चंद्रशेखर आजाद है, जो कि 1984 में आपको बना था, ये सबसे पुराना है। अगला है यहाँ पर बखीरा पश्चिम बिहार, मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलता है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। ठीक है, समान पश्चिम बिहार कहां पर है? तो
मैनपुरी है, मैनपुरी में समान पक्षी विहार है। और पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ है? तो देखिए पार्वती आरंगा पक्षी विहार जो कि गोंडा में है और ये आपकी जयप्रकाश नगर में है, तो यहाँ हो जाएगा गोंडा। अगला है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है जो कि हमीरपुर में है। और अगला दिया गया है कि पटना पक्षी विहार जो कि सबसे है और ये एटा में है। या देखिए पटना को पटना मत लगा दीजिएगा, ये पटना पक्षी आपके एटा में है जो कि छोटा है, 1 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। अगला है सुराताल पक्षी विहार जिसका नया नाम क्या हो गया है? सुराताल पक्षी विहार का नया नाम हो चुका है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्या हो गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम ही सुराताल पक्षी विहार है जो कि आपके बलिया में है, बलिया में है। अगला है लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर पक्षी विहार है, 80 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि इत्र नगरी आपकी कन्नौज में यहाँ पर है, इत्र नगरी कन्नौज में है लाख बहोसी। अगला है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ जो कि कुंडा में है, तो याद रखिए भीमराव पक्षी विहार प्रतापगढ़ कुंडा। अगला है सांडी पक्षी विहार जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा यूपी में, हरदोई में, तो याद रखिए सांडी पक्षी विहार कहां पर है? आपके हरदोई में है। अगला है समझपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो समझपुर पक्षी विहार है आपके रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहां पर है? आपके आगरा में है, आगरा में है। और अगला है ओखला पक्षी विहार जो कि बहुत बार पूछा गया है, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर आपको दिया है, तो याद रखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आपको मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपये में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपये में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपी जी के अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपये में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपये में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।